जय हिंद मैडम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन मैडम? तो प्रिपरेशन तो ठीक चल रही है, मतलब अच्छी चल रही है, बट जो लास्ट के सेक्शंस है ना, 5 5 6 6, जैसे पेटेंट में 151 से हो गए 162 जितने भी हैं वो, और डिजाइन में 141 to 148, बस यही सेक्शन अभी याद नहीं है, बाकी तो ठीक ही है, चल रहा है। डेली मेडिसिन वीडियो आप देखते हैं? डेली मेडिसिन वीडियो तो नहीं, अभी तो नोट्स ही याद कर वो रही थी मैं। देखना स्टार्ट कर दीजिए मैडम। वो जो आपने 21 डेज का। नहीं, नहीं, एक ही मिनट में आपको समझाता हूँ कहाँ से मिलेगा। जब आप सब कुछ कर लेते हैं, मीन्स ये थोड़े से सेक्शन बाकी रहते हैं, ये अगर हम्म। आपका स्टेज है प्रिपरेशन का, तो वहां जी। पर आपको, आप डायरेक्ट भी डालेंगे ना यूट्यूब में, यहाँ पर आपको सर्च करना रहेगा डेली मेडिसिन पेटेंट एक्ट। तो आपके पास दोनों वीडियो आ जाएंगे। ये एक ही वीडियो, यानी कंप्लीट पेटेंट एक्ट है इसमें। एक ही वीडियो में ओके। क्या चीजें प्रोवाइड की गई है, कौन से सेक्शन के साथ कौन सा रूल एसोसिएटेड है, कौन सा फॉर्म हम्म। एसोसिएटेड है, कौन सी टाइमलाइन एसोसिएटेड है, ये ये चारों स्टार्टिंग में मैंने डिटेल्स। देखा था। हाँ मैडम। तो ये वीडियो आप अगर 2 दिन में एक बार, अगर ओके। 3 दिन में दोनों ये वीडियो कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम्म। आप 3 दिन में अगर ये दोनों वीडियोस को कंप्लीट करते रहते हैं अल्टरनेटिवली, इट विल हेल्प जी। यू टू रिवाइज। आप सिर्फ इनको सुनेंगे ना, तो आपको सारी हम्म। चीजें रिवाइज होती हुई दिमाग में चलेगी। तो सोने से पहले अगर आधा घंटा है, आधा घंटा सुन लिया, हम्म। क्योंकि ये 30 मिनट का है डिजाइन वाला। जी जी जी। जो पेटेंट वाला है वो 1 घंटे का है। हम्म। तो 30 मिनट्स पर डे, अगर आपने स्पेस में अगर इसको सुनना स्टार्ट कर दिया, तो इट विल हेल्प ठीक यू है। अलॉट ठीक इन है। ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। क्यों है ना? और इसकी ठीक है सर। स्टेटिस्टिक्स भी ऐसी बताती है, ये जो वीडियोस है ना, वो हम्म। एग्जामिनेशन के टाइम पे इतने देखे जाते हैं कि मैं अगर आपको लास्ट में बताऊंगा, उसकी स्टेटिस्टिक्स बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। बहुत ज्यादा मीन्स हम्म। एक दिन में ही 10-10 हजार लोग देख लेते हैं इसको। ठीक है सर, तो ये मैं तो कल से देखना स्टार्ट करती हूँ फिर। सभी लोग कैसे हैं? दिनेश सर, सारिका मैम, गंगाधर बहुत सर? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया जी। बढ़िया है गंगाधर सर और सारिका मैडम, आपके लिए भी यही इंस्ट्रक्शन कि अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप ऐसा समझ रहे हैं कि आपने ज्यादातर पेटेंट एक्ट के सेक्शन और ज्यादातर डिजाइन एक्ट के सेक्शंस कर लिए हैं, तो 30 मिनट्स पर डे को ध्यान में रखते हुए आपको ये डेली मेडिसिन ऑफ पेटेंट एक्ट एंड डेली मेडिसिन ऑफ डिजाइन एक्ट सुनना स्टार्ट कर देना है आधा घंटा सोने से पहले। आधा घंटा सुनने से क्या होगा, आपके सारे सेक्शंस अपने आप रिवाइज होते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि ये जो डेली मेडिसिन वाले वीडियो है, उनमें सेक्शन, सेक्शन के साथ रूल, रूल के साथ फॉर्म्स एंड टाइमलाइन, वो चारों चीजों का एक कॉम्बिनेशन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। सेक्शन, कीवर्ड, रूल, फॉर्म एंड टाइमलाइन। करेक्ट? तो इसको देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। यस सर। जयवीर सर, मेरी 11:30 के बाद तो मुझे लगता नहीं हिम्मत बचती होगी। नहीं सर, आज 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 11 बजे ही हम कंप्लीट करेंगे। और आज अच्छा जी। आपको 11 से 11:30 बजे तक सभी को, ये जो लोग कर चुके हैं ना सर, जी जी सर इसमें है ना, ये दिनेश सर ऐसी चीज है कि जी। अभी आपको लग रहा है जब શું થાય છે? फटाकड़ा फोड़े છે? अरे भाई, અત્યારે કઈ દિવાળી આવી? ये जो है ना सर, जी सर। पेटेंट नहीं, ये मैं एक्ट,
ये मैं एक खुद बार सुना हूँ सर। पिछली बार जब दिया था एग्जाम में, आप ही का ये सारा सिर्फ वीडियो देखकर ही एग्जाम दिया हो आप कह लीजिए। उसकी बलबूते पे जो लिख पाया मैं वो लिख के आया हूँ। अच्छा है, बहुत हाँ ही अच्छा सर। बनाया आपने वीडियो। और उसी समय में ठान लिया था कि अगली बार मैं अगर क्लियर ना कर पाया तो मैं आप ही के पास कोचिंग लगूंगा। अरे, जी हाँ सर। और सर ये है ना, इंटरेस्ट की बात है। जी एक बार आपका इंटरेस्ट डेवलप्ड हो चुका है ये सारी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो फिर ये मेरा ऑब्जर्वेशन भी है और पिछले बरस से स्टेटिस्टिक्स भी है कि 6-6 7-7 घंटे लोग बैठते हैं, पढ़ते हैं। ये भी सभी लोग है ना, सारिका मैडम को पता है जी कि जी जी। संडेज के सेशन हमारे 6-6 7-7 घंटे भी बैठे हैं। यानी हम्म सुबह 7 बजे से सपोज सेशन स्टार्ट हुआ तो दोपहर हम्म। को 2 बजे भी खत्म होता है, ऐसा भी सेशन हुआ है नहीं और नहीं लोग होगा बैठे सर, हैं। वो पॉसिबल है एक्चुअली। 11:30 के बाद पता नहीं है। नहीं है, शायद मेरी सुबह आदत है, रात पॉसिबल। को मैं नहीं जाग पाता हूँ, सुबह में से चाहे 4 बजे उठ के पढ़ा लो। सही बात है सर, वो भी बात सही है, एकदम आपकी बात सही है। एंड इंटरेस्ट की बात है, रात को भी सर 2-2 बजे तक सेशन गए हैं। और वो हम्म इंटरेस्ट एक बार हो ना, टॉपिक ऐसा चला जाता है कि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फिर ऐसा होता है कि कोई गलत है कोई सही है, यानी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बात होती है, तो मजा ही आता है फिर वो सेशंस में तो। जी जी। चलिए, अब यहाँ पर है ना, हम इसको, ये जो मैंने क्वेश्चंस देखे इसके, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस पढ़ने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम स्टेटमेंट्स को पढ़ें। स्टेटमेंट से ही हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा वाला स्टेटमेंट गलत है, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए इसको एक बार एक्सरसाइज करके देखते हैं कि क्या मैं ये सही सोच पा रहा हूं या नहीं। ओके, अगर हमें स्टेटमेंट से जरूरत होगी कि हम डेटा को पढ़ें तो डेटा को पढ़ेंगे, मगर स्टेटमेंट एज इट इज हमें समझ में आ रहा है तो हम उसको सही या गलत कर देंगे। चलिए, अभी यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, अ कैंसलेशन पिटीशन इज करेक्टली फाइल्ड बिफोर द कंट्रोलर एट एनी टाइम आफ्टर रजिस्ट्रेशन। इतना ही स्टेटमेंट है। पहले तो ये डिजाइन की बात हो रही है, ये मुझे पता चला। कहां से मैंने ऐसा कैसा क्यों कंक्लूड किया कि ये डिजाइन का क्वेश्चन है? कैंसिलेशन की बात हो रही है ना सर इसमें, रजिस्ट्रेशन अगर की। पेटेंट की बात होती तो रिवोकेशन। रिवोकेशन हो जाता। एग्जैक्टली, अगर पेटेंट की बात होती तो यहाँ पर रिवोकेशन लिखा होता। कैंसलेशन की बात चल रही है इसलिए ये डिजाइन का क्वेश्चन है। A cancellation petition is correctly filed before the controller at any time after registration. Cancellation petition कब फाइल हो सकती है? आफ्टर रजिस्ट्रेशन, करेक्ट? जी। And prior foreign filing publication is valid ground for cancellation. अगर फाइलिंग से पहले अगर किसी ने ये किया है, फॉरेन फाइलिंग हो चुकी है उसी चीज की, उसी डिजाइन की, तो वो वैलिड ग्राउंड है कैंसलेशन का। यस और नो? यस। जी सर, वैलिड ग्राउंड है। जी, 4 ग्राउंड है टोटल ओपोजिशन के, यानी कैंसलेशन के। कौन कौन से? सेक्शन नंबर कौन सा होगा वहां पर? 19। 19। बट 19 से आपको कहां पर जाना पड़ेगा? 4 में सेक्शन जाना। नंबर 4 में जाना पड़ेगा। ओपीडीएस। जी। ओरिजिनल नहीं है तो, ऑलरेडी पब्लिश्ड है तो, डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो, एंड स्कैंडलियस मैटर है तो, ये चारों ग्राउंड पे कैंसलेशन हो सकता है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, एकदम सही है, करेक्ट है यस। या कोई डाउट? No. जी सही है। सही है तो हम ग्रीन कलर लगाएंगे, गलत है तो हम रेड कलर लगाएंगे। ओके, दूसरा स्टेटमेंट, प्रायर पब्लिकेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं पर भी हो, चाहे इंडिया में हो या बाहर हो, बिफोर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज वैलिड ग्राउंड। किसके लिए? कैंसलेशन के लिए। क्या सही स्टेटमेंट है? यस। यस, इतना स्टेटमेंट सही है। रिगार्डलेस ऑफ वेदर द पब्लिकेशन अकर्ड इन इंडिया और अब्रॉड, चाहे वो इंडिया में हुआ हो या बाहर हुआ हो, रजिस्ट्रेशन डेट से पहले है, यानी वो क्या किया जाएगा? कैंसल किया जाएगा,
करेक्ट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, Correct. सही है। थर्ड स्टेटमेंट, एन अपील लाइज टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द कंट्रोलर्स डिसीजन। क्या कंट्रोलर के डिसीजन को कोई अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में? Yes. यस कर सकते हैं, किया जा सकता है। एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, ये भी सेक्शन नंबर 19 में ही प्रोविजन दिया गया है कि भाई आप एक्सप्रेसिवली डिसीजन को क्या कर सकते हो, कंट्रोलर के डिसीजन को हाई कोर्ट में अपील भी कर सकते हो। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं, द कंट्रोलर हैज नो ज्यूरिस्डिक्शन, कंट्रोलर के पास कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं होता है टू हियर कैंसलेशन पिटीशन, यानी कंट्रोलर कैंसलेशन पिटीशन सुन ही नहीं सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कंट्रोलर क्या गलत है। कैंसलेशन को गलत गलत है। है, क्योंकि अगर ये ओरिजिनल स्टेटमेंट को अगर jurisdiction है हम उसके पास। मगर इसी स्टेटमेंट को अगर मैं पहले वाले स्टेटमेंट से कंपेयर करूं तो पहले वाला स्टेटमेंट ही इटसेल्फ कह रहा है कि ए कैंसलेशन पिटीशन इज करेक्टली फाइल्ड बिफोर दी कंट्रोलर। कंट्रोलर के सामने ही क्या किया जाता है, कैंसलेशन पिटीशन रखा जाता है। और फोर्थ स्टेटमेंट उसी को गलत कह रहा है कि कंट्रोलर हैज नो ज्यूरिस्डिक्शन टू हियर कैंसलेशन पिटीशन। तो कंट्रोलर के पास ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है ही अपना, और वो सुन भी सकता है। एंड सच पिटीशन मस्ट बी फाइल्ड करेक्टली बिफोर हाई कोर्ट। नहीं, कैंसलेशन पिटीशन किसके सामने जाती है, कंट्रोलर के सामने जाती है। और हाई कोर्ट के सामने क्या जाता है, कंट्रोलर के डिसीजन से अगेंस्ट कोई अगर अपील करना चाहता है तो वो हाई कोर्ट के अंदर जाता है। तो ये डायरेक्टली आंसर मिल गए, कहीं पर कुछ करने की जरूरत मुझे तो नहीं लगी। देखिए 1, 2 and 3 आर करेक्ट, फोर्थ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। सही है, Yes, sir. ऐसे ही करें आगे, ये थोड़ा sir. सा इजी हो जाएगा ये and फास्ट हमें होगा। फास्ट होगा जी, क्योंकि आपने सभी ने एक बार एग्जाम दे भी दी है तो काम भी आएगा। और है ना, बहुत ज्यादा कल में भी ऐसे सुनने में वो जब पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं ना तो सुनने में बहुत मोनोटोनस फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई कोई लोग सो जाते हैं और सुनते और नहीं है, क्या होता है एक्टिव ना लिसनिंग सर, नहीं होती अभी है। अभी इतनी मेच्योरिटी आ गई है सब में कि वो बेसिक चीजें समझ गए हैं। अभी क्या है ना कि फटाफट करो और चीजें, न्यू चीजें डिस्कवर करो, रेन देन जस्ट क्राइंग फॉर द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। जी, साक्षी मैडम ने जो इमोजी दिया है ना वो वो सही मेरे है। स्टेटमेंट का यानी वो है कि मैं सही स्टेटमेंट बता रहा हूँ। सर कल बहुत लेंदी हो गया था, मैंने मतलब छोटा बेबी है, ये है, ऑफिस है, तो नहीं हो पाता है सर 1 घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा मैक्सिमम। मैं With अरे भी the सर उसके God कल बाद है grace, ना, मैंने मैं भी रजत कल सर के 10 मिनट साथ के लिए सो गया था बीच में। with the God grace, I am also having 2 baby and I can understand or I can correlate with your mental एंड सर अब ना stability. जिसको डाउट होता है वो पूछ ही लेता है, इवन अगर स्मॉलेस्ट ऑफ द क्वेरी होती है ना तो वी आई थिंक नन ऑफ जी, अस हेजिटेट टू आस्क। वो डेफिनेटली। चीज है। हाँ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मेरा भी बनता कॉल है। था कल, रजत सर के साथ मेरा कॉल था आफ्टर दिस एवरीथिंग एंडेड। मैंने वो शीट जो उन्होंने समझाया उसको मॉर्निंग देखा एंड यू वोंट बिलीव, मैंने उसकी हैंडराइटिंग मेरे को ही नहीं समझ में आ रही क्या लिखा। मैंने आंख बंद करके, इतनी नींद आ रही थी, तो सारी हैंडराइटिंग लैटिन में है मेरी, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। सो दिस सही इज बात है गुड, मैडम। लेट्स गो फास्ट। ओके, बट यहाँ से एक चीज समझने जैसी है, या एक दिमाग में जो दुविधा है उसे क्लियर करने जैसा है। यहाँ पर दुविधा क्या है, ये जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना आप तो इसमें दुविधा क्या होगी। दुविधा ये है कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें दुविधा क्या है कि जब हमने फाइल किया उसे क्या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, या जब वो रजिस्टर्ड हुआ उसे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। ये किसी को दुविधा है क्या, या फिर इसका समाधान क्या है? द अगर डेट ये ऑफ प्रॉब्लम है, फाइलिंग जी बोलिए बोलिए बोलिए, अपना ओपिनियन कहिए। सर डेट ऑफ फाइलिंग ही डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है। डेट ऑफ फाइलिंग ही डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है, तो फिर जब रजिस्टर्ड हुआ वो क्या है? सर पब्लिकेशन डेट, आई डोंट नो।
हाँ, पब्लिकेशन मान लीजिए या अप्रूवल भी मिलता है, नहीं, सर्टिफिकेट तो डेट ऑफ रजिस्टर्ड पे ही वो मिलता है। रिकॉर्डल डेट होगा ना सर? वो रिकॉर्डल डेट होगा, चलो ठीक है, बताइए और सर कोई डिजाइन थॉट में प्रोसेस है रिकॉर्डेड तो डेट बताइए। होता है? हाँ जी, डिजाइन में रिकॉर्डेड डेट होता है? डिजाइन में मैडम सर्टिफिकेट मिलता है बाकायदा आपको। जब डिजाइन रजिस्टर्ड होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि सर्टिफिकेट ना भी मिले, यानी वो रजिस्टर्ड ना भी हो। तो डिजाइन में रजिस्ट्रेशन डेट फाइलिंग डेट ही होती है या फिर एग्जैक्टली exactly, कन्वेंशनल फाइलिंग डेट होती है? सेक्शन जी 7 में है पब्लिकेशन ऑफ। परफेक्ट। तो सर कौन सी डेट, जो जब सर्टिफिकेट मिलता है वो डेट कौन सी होती है? जैसे हमारे यहाँ पर पेटेंट ग्रांट होता है, वैसे डिजाइन क्या होता है? रजिस्टर्ड होता है, करेक्ट सर? तो वो पार्टी डेट डिजाइन होती है। फाइल कर डिजाइन फाइल करोगे, तो डिजाइन फाइल होने के बाद क्या होगा? एफईआर इश्यू होगा, वहां पर पब्लिकेशन तो तब तक नहीं होगा। एफईआर का आंसर दोगे, फिर रजिस्ट्रेशन होगा डिजाइन का, यानी रजिस्टर्ड होगा डिजाइन, सर्टिफिकेट मिलेगा, ये मान लीजिए। क्लैरिफाई करते हैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ इट। डिजाइन का सर्टिफिकेट जब मिलेगा, वो सर्टिफिकेट की डेट रहेगी, ऐसा समझिएगा। मगर वो डिजाइन तभी रजिस्टर्ड माना जाएगा जब उसे सर्टिफिकेट मिले। कब से रजिस्टर्ड माना जाएगा? द डेट ऑन विच इट हैज बीन फाइल्ड। समझ में आई बात? रजिस्टर्ड माना कब जाएगा? जब उसको सर्टिफिकेट मिले तब। मगर कब से माना जाएगा? जिस जिस दिन वो फाइल हुआ था उस दिन से। क्लियर है ये स्टेटमेंट मेरा? या इसको एक बार शांत दिमाग से सोचिए, मैं 1 सेकंड का पॉज लेता हूं। पॉज हुआ ओवर। मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट कह देता हूं और आगे बढ़ता हूं। अगर किसी को डाउट है तो मुझे बाद में कांटेक्ट कर लीजिएगा। सर्टिफिकेट जब जनरेट होगा तभी जाके वो डिजाइन रजिस्टर्ड होगी, मगर रजिस्टर्ड कब से होगी ऐसा माना जाएगा? जिस दिन वो फाइल हुई थी उस दिन से, वरना वो डिजाइन रजिस्टर्ड होगी ही नहीं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं 24 में। इसमें डेट ऑफ रिकॉर्डल भी कुछ कहीं होता है सर ऐसा? रिकॉर्डल वो डेट पेटेंट पेटेंट में होता है, ठीक। हाँ पेटेंट में। हाँ चलो, दिनेश सर ने ये क्वेश्चन किया ही है तो उसका इम्पोर्टेंस भी समझ लेते हैं। डेट ऑफ रिकॉर्डल से पेटेंट में क्या किया जाता है? डेट ऑफ रिकॉर्डल ऑफ पेटेंट, एग्जैक्टली ये वर्डिंग्स का लिखा हुआ है। हाँ, डेट ऑफ रिकॉर्डल से 3 महीने में क्या करना होता है? रिन्यूअल फीस पे करनी होती है, दिनेश सर। जी सर। और डिजाइन के एक्ट में कोई रिन्यूअल फीस जैसी बात ही नहीं है। डिजाइन एक बार फाइल हुआ तो कितने बरस के लिए फाइल होता है? मिनिमम 10 बरस के लिए। और फिर अगर आपको 5 बरस का और एक्सटेंशन चाहिए तो 10 बरस से पहले आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? फॉर्म 4 फॉर्म नंबर नहीं, 3। फॉर्म 3 रुपीस कितने हैं उसके? 2000। 2000। जी, तो ये एक ही एक्सटेंशन आया 5 बरस का, जिसे आप रिन्यूअल मान लीजिए या एक्सटेंशन मान लीजिए। ये 2000 सर स्मॉल एंटिटी का है या इंडस्ट्रियल का? ये 2000 रुपीज इंडिविजुअल पर्सन, स्मॉल एंटिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये जी सभी को मिला के स्टार्टअप भी आ गया उसके अंदर। और ठीक है। अदर देन डेट का डिजाइन एक्ट में 4 गुना है। अगर 2000 रुपये इंडिविजुअल को भरने पड़ते हैं तो कोई कंपनी है तो उसे 8000 रुपये भरने पड़ेंगे। बट एजुकेशन इंस्टीट्यूट को तो सर स्मॉल एंटिटी नहीं गिनते हैं लोग, डिजाइन डिजाइन वाले। एक्ट डिजाइन एक्ट में देख लेते हैं सर, इसको भी एक बार ये चलो देख ही लेते हैं। नहीं एक गिनते सर, ये पेटेंट में गिनते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट को स्मॉल एंटिटी। डिजाइन में फीस पूरा ही लगता है, 4000 फाइल करने मिनट, का। देख लेते हैं सर। जी।
for natural person or startup or small entity or small entity lies. Okay. And यहाँ पर है other alone with a natural person and or startup and or small entity lies. अब ये एक छोटी सी बारीक लाइन यहाँ पर रुक गई कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को किस में रखा जाएगा. कोई बात नहीं सर, एक दिन का टाइम दीजिए, मैं ढूंढ के लाऊंगा कि किसके अंदर आएगा. ये तो बात हो गई क्लियर कि स्टार्टअप ये सर लार्ज स्मॉल एंटिटी में ही एंटिटी. मानते हैं, ये ना लार्ज एंटिटी में ही मानते हैं. मैं कई बार ओके सर. पिटीशन फाइल करके ना एक्स्ट्रा 3,000 वापस जमा कराया पहले पहले. तो जी. आपका ये प्रैक्टिकल मगर सर ये कितने बरस पहले का एक्सपीरियंस है आपका? पिछले साल का ही सर. अभी अभी तो मेरे को पिछले साल. कोऑर्डिनेटर बनाया तो मैं साथ में इन चीजों में लग परफेक्ट गया. सर. तो जी. बस तो परफेक्ट है सर कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसे 4,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, और स्टार्टअप है, स्मॉल एंटिटी है या फिर नेचुरल पर्सन है तो उसे 1,000 रुपये पे करने पड़ेंगे. क्लियर सर? अब आपका ये प्रैक्टिकली ही है, आप कर ही रहे हो तो फिर इसमें कोई डाउट ही नहीं हो सकता. ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे. यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, एन एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन must be filed within 1 year from the date on which the design ceased to have effect. क्या इतना स्टेटमेंट सही है? हाँ सर. जी हाँ, इतना स्टेटमेंट सही है. Along with a verified statement explaining the circumstances of non-payment. क्या ये देना जरूरी है वेरीफाइड स्टेटमेंट? हाँ हाँ. हाँ सर. हाँ. उसमें क्या दो जस्टिफिकेशन होने चाहिए? रीजन फॉर वो था ना सर, नॉन पेमेंट फॉर अनइंटेंशनली फॉर डिले हाँ ऑफ फॉर्म अनइंटेंशनल. नंबर 4. इसमें दो जस्टिफिकेशन होने चाहिए कि ये जो रिस्टोरेशन का चार्जेस जो पे किया गया है लेटली वो अनइंटेंशनल एंड अनड्यू डिले के साथ है. ये दोनों जस्टिफिकेशन होने चाहिए इस वेरीफाइड स्टेटमेंट, क्योंकि उसी को कंट्रोलर जज करने वाला है. चलिए सेकंड स्टेटमेंट. ये एफिडेविट के थ्रू जाता है सर फिर जो स्टेटमेंट साथ में जाएगा? नहीं सर, ये एफिडेविट के थ्रू नहीं जाता है, बट दे भी सकते. एफिडेविट कब होता है सर? कि मान लीजिए किसी ने आप पे कोई दावा किया है, आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट अपना दे रहे हैं, रिटन स्टेटमेंट, कि भाई मेरी तरफ से ये डिले बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन हुआ है. इट्स लाइक एन एप्लीकेशन ओनली जो अपलोड करनी रहती है. जैसे एफईआर का रिप्लाई हम देते हैं वो भी एफिडेविट के थ्रू नहीं देते हैं. ठीक है सर. Since the design lapsed on 4th September 2023, यहाँ पर डिजाइन लैप्स हुई थी 4 सितंबर 2023 को. मान लेते हैं ऐसा कि हुई थी डेटा को पढ़े बिना. क्रिस्टल कासास रिस्टोरेशन रिक्वेस्ट फाइल्ड ऑन 30th नवंबर 2024. डिजाइन लेफ्ट हो गई 4th सितंबर 2023 को, यहाँ पर लैप्स हो गई, और फिर वो फाइल करता है रिस्टोरेशन कब? 30th नवंबर 2024 को. क्या वो कर सकता है 30th नवंबर 2024 को? टाइम बार्ड हो गया ना सर. हाँ, टाइम निकल गया, टाइम ज्यादा हो गया. 4 सितंबर 2024 तक किया जा सकता था, उससे ज्यादा हो गया. तो इससे ज्यादा हो गया तो क्या अब उसके पास कोई टाइमलाइन है और कोई ऑप्शन है इससे ज्यादा, 1 बरस से ज्यादा? यस और नो? नहीं. नो. नहीं है सर. नहीं है. अब पढ़ते हैं इसको. इससे ज्यादा टाइम लिमिट नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं हो सकता है. दैट इज आवर ओपिनियन. सिंस द डिजाइन लेफ्ट ऑन 4th September 2023, क्रिस्टल कासास रिस्टोरेशन रिक्वेस्ट फाइल्ड ऑन 30th November 2024 इस टाइम बेड. टाइम खत्म हो चुका था. एज इट एक्सीड द 1 year लिमिटेशन, क्योंकि वो 1 बरस से ज्यादा टाइम ले रहा है.
and the controller has no power to condone the delay beyond 1 year. ये स्टेटमेंट हो गया सही कि भाई कंट्रोलर के पास पावर नहीं है 1 बरस से ज्यादा कॉन्डोन करने के लिए। यहाँ पर कोई कॉन्डोन डिले जैसी कोई बात नहीं है। करेक्ट। डिजाइन में थर्ड स्टेटमेंट को लेते हैं। इफ द रिस्टोरेशन एप्लीकेशन वेर फाइल्ड विद इन 1 year, मान लीजिए कि रिस्टोरेशन एप्लीकेशन 1 बरस के अंदर अंदर फाइल हो गई होती, द कंट्रोलर कुड स्टिल डिमांड एडिशनल एविडेंस। कंट्रोलर क्या एडिशनल एविडेंस मांग सकते हैं? विद इन 1 Yes, ईयर sir. तो एविडेंस sir. क्यों चाहिए सर? मांगेंगे मांगेंगे। कौन सा ये मांगेंगे? लिखा है ना सर, वेरीफाई द हाँ फेलियर। तो कौन सा हाँ, एडिशनल डॉक्यूमेंट सर? यही एडिशनल डॉक्यूमेंट जो मैडम ने एकदम सही कहा। यहाँ पर अच्छा हमने क्या मतलब कहा? आप वेरीफाइड आ- स्टेटमेंट, अच्छा ठीक है। अनड्यू डिले एंड अनइंटेंशनल। टू वेरीफाई द रीजन ऑफ फेलियर, देखो लिखा भी है टू वेरीफाई द रीजन ऑफ फेलियर, के फेलियर क्यों हुआ था, एज परमिटेड बिफोर ग्रांटिंग रिस्टोरेशन। सर जी, तो एक तो विद इन 1 ईयर, सो टाइम लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इज अप टू 1 ईयर। तो विद इन 1 ईयर इफ ही इज गोइंग बैक टू द कंट्रोलर विद द एविडेंस, then I mean in case if it's not there, controller will ask him to get one, and if he produces then he will just see that whether those two reason what he has given are valid or not. यही है ना? यस, और समटाइम्स इट आफ्टर मे 1, हैपन। अच्छा, और आफ्टर 1 ईयर है तो फिर भूल जाओ, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर को हाई कुछ नहीं कोर्ट हो के पास सकता। जाना होगा, राइट? Yes, yes. Sometimes it may happen that you have submitted your opinion, means you have submitted certain evidence in front of controller, and in order to cross verify those evidence, controller may ask further evidence from you. Got it. That is also possible, correct? So that is the case. Controller may ask further evidence. If he is not satisfied, the extension is not undue or unintentional. So he may ask anything. And this statement is correct in short. Next, fourth, even after lapse, the controller may restore the design at any time. क्या हो सकता है ये? लैप्स के बाद नहीं, कंट्रोलर नहीं हो सकता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, क्योंकि कंट्रोलर डिजाइन को रिस्टोर नहीं कर सकता है। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। इफ public interest or commercial merit is shown, since the Design Act permits discretionary condonation of the delay in exceptional circumstances. क्या ऐसा कोई भी डिले डिजाइन एक्ट में है क्या? नहीं। नहीं है। तो बस वो स्टेटमेंट नंबर यहाँ पर भी 1, 2 and 3 आर करेक्ट, और उसी के साथ हम जाएंगे सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर सी था ना करेक्ट जो हमें दिया गया है उसमें। चलिए 25 पे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द असाइनमेंट मस्ट बी इन राइटिंग एंड मस्ट बी फाइल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ टाइटल विद इन 6 months। असाइनमेंट देने के लिए कितना टाइम पीरियड है? 6 महीने है। यस और नो? और उसे और भी कितना एक्सटेंड किया जा सकता है? 6 months। 6 months। वही लिखा है एक्सटेंडेबल बाय अ फर्दर 6 months मैक्सिमम। तो टोटल मिला के 12 महीने तक। एज पर विच सेक्शन? 30। इफ सच एक्सटेंशन इज रिक्वेस्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, अगर यही जो एक्सटेंशन है इसको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, प्रिस्क्राइब्ड मैनर क्या होगा? रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए असाइनमेंट, कंप्लीट असाइनमेंट किसी को देना है तो कौन सा फॉर्म नंबर होगा? 10 होगा सर। 10 होगा जी। अगर मॉर्गेज किसी को करना है तो कौन सा फॉर्म होगा? 12 है सर। मॉर्गेज, हाँ मॉर्गेज या लाइसेंसी के लिए 12। एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मुझे देने हैं तो कौन सा फॉर्म होगा? 13। 13। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सेकंड स्टेटमेंट सर एन जयवीर सर थोड़ा सा मुझे इसका बेसिक बता पाएंगे अभी या बाद में ही करें? मुझे नहीं सर इसकी बता नॉलेज नहीं है। सर, आपको है ना समझाना आसान है क्योंकि आप मैच्योर्ड लेवल पे हैं। देखिए समझाता हूँ। जी, हमने जो स्टेटमेंट बोला वो ये है, मान ये लीजिए असाइनमेंट क्या होता है दिनेश, मुझे ये थोड़ा सा बता हाँ दीजिए। वही वही कर रहा हूँ सर। जी जी दिनेश सर, मेरे पास एक डिजाइन थी, रजिस्ट्रेशन था, जी। मुझे आपको वो कंप्लीट डिजाइन ट्रांसफर करना है, ओके तो उसे कहा जाता है पेटेंट में भी और डिजाइन में भी क्या कहा जाता है? असाइनमेंट। जी समझ में आ गई इतनी बात सर? जी बिल्कुल सर। अब पेटेंट में वही असाइनमेंट करने के लिए फॉर्म नंबर है 16 ठीक है जी। और डिजाइन में वही कंप्लीट राइट्स आपको देने के लिए फॉर्म नंबर है 10। ओके अब ये होता कैसे है इसको समझिए ताकि ये फर्स्ट स्टेटमेंट आप समझ जाएंगे। जी मान लीजिए कि मेरे पास डिजाइन है, जी आप मुझे रास्ते में मिले और आपने कहा कि जयवीर जी मुझे आपसे ये डिजाइन परचेज करनी है। मैंने कहा कि दिनेश जी बस 2 लाख रुपए दीजिए, ये डिजाइन आपकी। जी आपने कहा कि ये लीजिए 2 लाख रुपए, बट कुछ तो एविडेंस चाहिए मुझे कि जिसकी वजह से मैंने ये 2 लाख रुपए दिए हैं और आपने मुझे ये राइट्स दी है, पता चले। तो मैंने क्या किया, एक 500 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे आपको लिख के दे दिया कि ये पूरी की पूरी डिजाइन की प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूँ। आज के दिन, अभी हम पेटेंट ऑफिस में नहीं गए, आज के दिन मैंने आपको 500 रुपये का लेटर हेड दे दिया, आपने मुझे रुपये दे दिए, ट्रांसफर हो गया। जी अब उसी स्टेटमेंट को, वही जो पेपर है 500 रुपीज का, उसे कहां पर हमें लगाना होगा? पेटेंट ऑफिस में। जी तो कितने दिनों में वो पेपर वहां पर जाएगा? ओके 6 महीने में। आज असाइनमेंट हुआ, आज से 6 महीने में जाएगा और पेटेंट ऑफिस में। पेटेंट में के लिए भी और डिजाइन के लिए भी? पेटेंट के लिए भी नहीं, पेटेंट उसमें नहीं, पेटेंट को भूल जाइए, अभी डिजाइन के लिए। पेटेंट में अभी नहीं है। अभी पेटेंट में नहीं है सर, वो पेटेंट में तो ओके एग्जीक्यूशन ही 16 से होता है। डिजाइन में, ओके डिजाइन में वो डिजाइन आपके पास, सॉरी, वो जो 500 रुपये का पेपर है उसको कितने महीने में पेटेंट ऑफिस में, पेटेंट ऑफिस में डालना होगा। चलो जी डिजाइन ऑफिस बोल देते हैं ताकि पेटेंट पेटेंट वर्ड ही ना आए। डिजाइन ऑफिस में कब तक डालना होगा? 6 6 महीने के महीने भीतर तक। भीतर अलॉन्ग विद फॉर्म अगर 10। नहीं दे सके, हाँ अलोंग विथ फॉर्म 10, क्योंकि कंप्लीट राइट ट्रांसफर है। जी अगर नहीं दे सके तो फिर कितने महीने और एक्सटेंड मिल सकते हैं? 6 महीने। 6 महीने। 12 महीने के अंदर अंदर अगर वो पेपर वहां पर नहीं गया डिजाइन ऑफिस में, तो फिर वो डिजाइन मेरे नाम पे ही रहेगी, वो डिजाइन आपके नाम पे नहीं हो पाएगी। जी सर। क्लियर है? तो मगर ये जो वो डिजाइन, ये जो एक्सटेंशन अभी लग रही अभी है एक उसका सर, पैसा? एक एक स्टेटमेंट में बोल दूं फिर आप मुझे क्वेश्चन कीजिएगा वरना मैं भूल जाऊंगा मैं क्या पढ़ा रहा था। सॉरी सॉरी सर ये जो मैंने आपको 6 महीने या 12 महीने में वहां पर आपका नाम लिखवाया, आज आज मान लीजिए कौन सी डेट है, 5 नवंबर 2025। आज की डेट से मैंने 5 नवंबर 2026 तक आपका नाम पे डिजाइन ऑफिस के अंदर लिखवा दिया। फॉर्म नंबर 10 फाइल कर दिया, फॉर्म नंबर 13 फाइल किया जिसमें 500 रुपये का पेपर फाइल किया और आपका पूरा कंप्लीट राइट्स बता दिया। मगर वो राइट्स आपके पास कहां से रहेंगे, आज के दिन से या 5 नवंबर 2026 से? हमारा एग्रीमेंट कब हुआ था सर? 5 नवंबर हाँ 2026 5 को। नवंबर 2025 को हुआ था, आज हुआ था। हाँ तो बस तो आज से आपके ही रहेंगे। राइट्स भी, हाँ आपके राइट्स भी आज से रहेंगे, भले ही वो डॉक्यूमेंट 5 नवंबर 2026 को डिजाइन ऑफिस में फाइल हुआ हो। अब सर मैंने अपना कंप्लीट कर दिया, अब आप बताइए। अब मैं क्वेश्चन भूल गया। मैं हाँ ये पूछ रहा था, ये जो एक्सटेंडेड अप टू 6 मंथ था, इसमें फीस लगेगी सर? जी, जी इसमें पर फॉर्म मंथ। नंबर 18 आता है एक्सटेंशन लेने के लिए डिजाइन में, और कुछ 200 रुपये पर मंथ की फीस है ठीक है। इंडिविजुअल के लिए। और ये फॉर्म 13 साथ में लगाना पड़ता है असाइनमेंट के साथ, कि फॉर्म फॉर्म 10 नंबर लगाना पड़ता 13, फॉर्म नंबर 10 असाइनमेंट देने के लिए है कि जयवीर ने पूरे राइट्स दिनेश जी को दे दिए हैं, है? और जी फॉर्म नंबर 13 वो जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ में वो फाइल करने के लिए है, एडिशनल डॉक्यूमेंट वो एग्रीमेंट वाला। एग्रीमेंट वाला।
ठीक है जी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से सही है। अब नेक्स्ट में आते हैं, एन सर एक बार अनरजिस्टर्ड। जी प्रदीप सर। सर एक बार फॉर्म नंबर 10 और 11 में डिफरेंस बताएंगे, थोड़ा सा सर कंफ्यूजन। फॉर्म नंबर 10 अगर आप कंप्लीट राइट किसी को ट्रांसफर करते हैं तो, फॉर्म नंबर 11 अगर आप अपने आप को भी उसी राइट्स में रखना चाहते हैं और किसी एक को पार्शियल राइट ट्रांसफर करना है, मीन्स आपके साथ में वो आए, जॉइंट में आए, आप दोनों वो पार्ट बनना चाहते हैं उसी एग्रीमेंट के, इट्स लाइक अ सब्सटीट्यूशन, या कैसे कह सकते हैं, एडिशन किसी और का उसी चीज में। यानी आप ओके अपने राइट्स ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, आप एक पर्सन को ज्वाइंट कर रहे हैं अपने आप में, तब फॉर्म नंबर 11। ओके अब क्लियर है? फॉर्म नंबर 12 किसके लिए? लाइसेंसी एंड मॉर्गेजी के लिए, किसी को लाइसेंस देना है या अपनी डिजाइन को किसी पे मॉर्गेज रखना है तो। एंड फॉर्म ओके नंबर 13 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए। ओके, आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, एन अनरजिस्टर्ड असाइनमेंट डॉक्यूमेंट, जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट, उसको कोर्ट में एविडेंस की तरह यूज नहीं किया जा सकता है, टू प्रूव द टाइटल अनलेस द कोर्ट डिसाइड्स अदरवाइज टू रिकॉर्डेड फॉर रिकॉर्डेड रीजन। सही बात है कि जो पे डिजाइन ऑफिस में गया ही नहीं है, मैं पेटेंट ऑफिस को ही डिजाइन ऑफिस बोलूंगा क्योंकि हम डिजाइन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो डिजाइन ऑफिस में जो गया ही नहीं है तो उसको कोर्ट में आप इसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं। किसके लिए? एविडेंस के तौर पे, अनलेस कोर्ट उसको एक्सप्रेसिवली मांगे कि भाई आप मुझे भेजिए ये चीज, तब तक के लिए। तो सही स्टेटमेंट है ये सेकंड भी। थर्ड पे आते हैं, वाल्व विस्टास लेट फाइलिंग, वाल्व विस्टा लेट फाइल कर रहा है विद इन 8 months कैन बी एक्सेप्टेड। वाल्व विस्टा ने 8 महीने के बाद फाइल किया, कुछ फॉर्म नंबर 10 फाइल किया होगा क्योंकि असाइनमेंट की बात हो रही है। कैन बी एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर है, 6+6, बिकॉज इट अलाउज एक्सटेंशन अप टू 6+6 month, टोटल 12 months, and therefore the controller may register Velvet Vista's title if other requirements are satisfied. अदर रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट दिया है जिसके अंदर ट्रांसफर की कोई बात की गई है, अगर वो सेटिस्फाइड होती है तो वाल्व विस्टा के नाम पे असाइनमेंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये 3 स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट पे आगे बढ़ते हैं, until Velvet Vista टाइटल इज रजिस्टर्ड, जब तक वेलवेट विस्टा का टाइटल रजिस्टर्ड नहीं होता है, आर्ट नेक्सा कंटिन्यूस, आर्ट नेक्सा कंटिन्यू करेगा फॉर लीगल पर्पसेस, लीगल पर्पसेस के लिए आर्ट विस्टा कंटिन्यू करेगा, टू रिमेन इन दी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, क्योंकि आर्ट नेक्सा रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर था पहले से, and may create a valid interest in the design which will override Velvet Vista's claim। क्या ये बात सही है? मान लीजिए कि वेलवेट विस्टा ने आज ही एक एग्रीमेंट किया था और आज से 8 महीने के बाद वो डिजाइन ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो ड्यूरिंग दिस 8 month पीरियड क्या जो पहले का प्रोप्राइटर था वो किसी को डिजाइन बेच सकता है या किसी को लाइसेंस दे सकता है या उस डिजाइन पे मॉर्गेज ले सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जब वेलवेट विस्टा 8 महीने के बाद ये राइट ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट फाइल करेगा तो उसको राइट्स कहां से मिलेंगे? 8 महीने पहले से मिलेंगे। तो ड्यूरिंग दिस 8 month पीरियड ये एक आर्ट नेक्सा की एक जिम्मेदारी है कि वो कुछ भी नहीं करेंगे, अगर वो करते हैं तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये 8 महीने में वेलवेट विस्टा की ही क्या थी? ओनरशिप थी, बस उसने सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। इज दैट क्लियर? बट सर मेरा एक सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है, isn't it registration is mandatory under section 30?
रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 30, यस। सो अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है तो लेटर व्हेन यू कम एंड से दैट्स व्हाट इवन दी अभी जो पॉइंट 2 हमने पढ़ा, वी सेड अनरजिस्टर्ड असाइनमेंट इज इनएडमिसिबल इन कोर्ट। तो वो अगर रजिस्टर ही नहीं हुआ तो बेसिकली टेक्निकली डजंट हैव एनी राइट देयर, राइट? क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं किया। तो अभी थर्ड वाला यस। मतलब तो अब मैं ये कहता हूं कि वेलवेट विस्टा कब जाएगा कोर्ट के अंदर, वो आंसर दे दीजिए ज्योति मैडम। क्या वो रजिस्ट्रेशन करने से पहले जाएगा या बाद में जाना चाहिए उसे, ये आपका आंसर है। अगर वेलवेट विस्टा, अगर मान लीजिए कि आर्ट नेक्सा ने कोई भी चीज कर दी ऐसी गलत चीज, अपने डिजाइन को मॉर्गेज पे डाल दिया या अपने ही डिजाइन को लाइसेंस कर दिया, कुछ भी कर दिया मान लीजिए उस 8 महीने के पीरियड में, तो वेलवेट विस्टा को कब जाना चाहिए कोर्ट में? रजिस्टर्ड करवाने के बाद या रजिस्टर करवाने से पहले, कब जाना चाहिए? नहीं, जाने के लिए तो कभी भी जा सकता है और उसको हाँ, मगर राइट कब भी वो जाना 1 चाहिए? महीने नहीं, जा तो कभी भी सकता है, कब जाना चाहिए? रजिस्टर होने के बाद जाना चाहिए। बाद, अगर रजिस्टर होने के बाद वेलवेट विस्टा जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट किसके फेवर में आंसर देगा? उन्हीं के फेवर में देगा और वो पूरे 8 महीने जब उसको एक्सप्लॉइट हुआ है वो भी उसको कंपनसेशन मिलेगा। और कौन इसमें किसको सजा मिलेगी? आर्ट नेक्सा को। और आर्ट नेक्सा को क्या सजा मिलेगी? जो भी उनका लाइसेंस दिया होगा, मॉर्गेज दिया होगा, वो चीजें कैंसिल करनी पड़ेगी और उनको पूरा कंपेंसेशन देना पड़ेगा। करेक्ट? तो अब आपका क्वेश्चन क्या? अब बताइए, क्वेश्चन है तो। हाँ, मतलब कंसेप्ट मुझे भी पता है। मेरा क्वेश्चन यही था अभी, जैसे कि इसमें हमने गलत बोल दिया ना फोर्थ वाले को, राइट? लेट मी जस्ट गो टू द क्वेश्चन। आर्ट नेक्सा ने वेलवेट विस्टा को एक असाइनमेंट दिया, जो वेलवेट विस्टा ने 8 महीने में रजिस्टर किया। अब ये फोर्थ ठीक है सर, स्टेटमेंट ये समझ कह गई रहा मैं, है। समझ गई। सो बेसिकली यहाँ ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर लेट्स से कि बगैर रजिस्टर करे अगर वो दौड़ेंगे तो उनका कुछ नहीं होने लगा, कोर्ट बोलेगा कि वी डोंट रिकॉग्नाइज यू। बट वो रजिस्टर करके फिर जाएंगे तो दे विल हैव देयर राइट्स सिक्योर्ड देयर। अंडरस्टूड सर, गॉट इट। मुझे सिर्फ हाँ बोलने के लिए आपने हाँ बोल दिया कि ये ज्यादा पका है नहीं और खत्म करे, या नहीं फिर आप नहीं सही में समझ नहीं, गए? ये नहीं, मैं समझ गई सर। क्वेश्चन अगर आप ऐसे जनरली एक लाइनर में पढ़ो ना तो थोड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, क्योंकि कंफ्यूजिंग फर्स्ट है। हम सेकंड स्टेटमेंट में हमने बोला अनरजिस्टर्ड असाइनमेंट डॉक्यूमेंट हम कंसिडर ही नहीं करेंगे एज एविडेंट। फिर मगर यहाँ कब? आके फोर्थ में हाँ कब? अनरजिस्टर्ड क्योंकि वो रहेगा। अनरजिस्टर्ड है। हाँ, हाँ, वो अब रजिस्टर यहाँ होने के आके बाद हमने चाहिए। क्या बोला है? until Well Vista's title is registered, this is continued, then legal, वो मतलब थोड़ा एकदम से उल्टा सा लगा मुझे स्ट्राइक नहीं इसलिए। होता है जी, सही बात है। ठीक है सर। बाकी किसी को कोई डाउट? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इससे सेक्शन नंबर 30 और आसान होता है ये चारों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। और दिनेश सर, आपने अगर ये चीजें समझ ली जो अभी आपने कहा है, जो आपने जी सुना है वो चीज, जी जी तो जी आपने डिजाइन एक्ट का वन ऑफ द डिफिकल्ट सेक्शन समझ लिया। डिजाइन एक्ट वैसे इतना मैं हार्ड सर नहीं है। ज्यादा नहीं समझ पाया हूँ, खैर, पर मैं इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं पढ़ा नहीं हूँ। क्योंकि जी, मेरी थोड़ी लिटिल नॉलेज है ना, और लिटिल नॉलेज होती है डेंजरस थिंग। तो मैं अभी नहीं, ज्यादा कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। मैं थोड़ा पढ़ लूंगा तो फिर जरूर करूंगा। सही बात। जी। और सर, पढ़ने में जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो कभी भी ये स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए मत पढ़िएगा कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। ये कब होता है कि मान हाँ जी लीजिए कि आपने सारी चीज पढ़ ली है और जी। उसके बाद में आप जजमेंट देने लगे हो, जैसे कि कोई हम्म जज है और वो जजमेंट दे रहा है, तब हम्म। जाके लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, क्योंकि वहां नहीं, पर किसी को एक्चुअली इफेक्ट होने यहाँ वाला है। यहाँ जयवीर सर, मेरे को यह कहीं ना कहीं लग रहा है कि पहले मैं अपनी थोड़ी सी वो करूँ ना वर्किंग, पढ़ क्योंकि लीजिए। बाकियों का टाइम भी वेस्ट होता है। सही जी बात है सर, सही जी जी बात है। जी। बट क्वेश्चंस करने की थॉट प्रोसेस रखिएगा, वही हाँ, नहीं, वो मैं zeal, रख रहा हूँ सर, वही। इसीलिए मैं ज्वाइन किया हुआ हूँ। जी ओके सर, ओके जी सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड डिजाइन is allowed only when
the applicant furnishes sufficient information enabling the controller to identify the specific design number and pays the prescribed fee. ये किस सेक्शन के साथ कोरिलेट कर रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट सही है, मगर किस इसके साथ कोरिलेट कर रहा है वो बताइए, किस सेक्शन से है ये? डिजाइन के 17 के साथ है 18 सर। हाँ 17 या 18, उसमें भी 18 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि 18 में हम कौन से फॉर्म नंबर की बात कर रहे हैं? 5 और 6 की शायद। नहीं, 6 और 6 7 and की। 6 और 7 की 5 किसके लिए है? रजिस्टर को रजिस्टर ओपन करने के ओपन लिए करने के ओपन लिए। करने के 6 लिए। किसके लिए है? डिजाइन की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो पर डिजाइन नंबर है हमारे पास तो। हाँ 6 में आपके पास डिजाइन का नंबर है और आपको डिजाइन की स्टेटस जाननी है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है पर्टिकुलरली। एंड 7 नंबर का फॉर्म किसके लिए है? जहां जब पर हमारे डिजाइन की नंबर नहीं है आपके पास, इंफॉर्मेशन नहीं, डिजाइन का नंबर नहीं है, तो आपको कुछ तो डिटेल देनी पड़ेगी ना कंट्रोलर को, ताकि वो एग्जैक्ट डिजाइन का नंबर निकाल पाए। तो वो क्या क्या डिटेल होगी वो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। इंस्पेक्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड डिजाइन इज अलाउड ओनली व्हेन द एप्लीकेंट furnishes sufficient information enabling the controller to identify the specific design number and pays the prescribed fees। या तो आपको डिजाइन का नंबर डायरेक्टली देना है या फिर उतनी इंफॉर्मेशन देनी है ताकि कंट्रोलर डिजाइन का नंबर ढूंढ पाए, और आपको फीस पे करनी है। फॉर्म नंबर 6 की फीस कितनी है? 500 है सर। फॉर्म नंबर 7 की फीस कितनी है? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज। 500 रुपये जब डिजाइन का नंबर पता हो तब, एंड 1000 रुपये जब डिजाइन का नंबर पता नहीं हो तब। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड पे आते हैं। द कंट्रोलर इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म वेदर द रजिस्ट्रेशन इज स्टिल एग्जिस्ट। कंट्रोलर को ये बताना ही पड़ेगा कि डिजाइन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि वही तो पर्पस है फॉर्म नंबर 6 एंड 7 फाइल करने का, स्टेटस जानना, इंक्लूडिंग इट्स क्लास एंड प्रोप्राइटरशिप डिटेल। उसके साथ में उसका क्लास भी देना पड़ेगा और प्रोप्राइटर किसकी है अभी वो भी बतानी पड़ेगी। वंस द रजिस्टर प्रोवाइड्स आइडेंटिफिकेशन डिटेल, once the requester provides identification details and pays the prescribed fees। एक पेमेंट करते हैं और आइडेंटिफिकेशन की डिटेल्स देते हैं, तो पहले तो डिजाइन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका क्लास कौन सा है, एंड अभी का करंट का प्रोपराइटर कौन है, ये इंफॉर्मेशन कंट्रोलर को देनी ही पड़ेगी। ये क्या बात सही है? ये बात सही है। यही इंफॉर्मेशन के लिए तो हम फाइल करते हैं फॉर्म 6 या फॉर्म 7, उसका स्टेटस जानने के लिए। और स्टेटस में क्या क्या चीजें मिलती है? एक, पहले वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इसका मीनिंग है कि फॉर्म नंबर 3 फाइल किया है कि नहीं, अगर 10 बरस हो चुके हैं तो। दूसरा, उसका क्लास कौन सा है। तीसरा, अभी का प्रोपराइटर कौन है फिलहाल का, ताकि अगर कोई पर्सन किसी के पास से लाइसेंस लेना चाहता है तो सही वाले प्रोपराइटर के पास जाए। 3, द रजिस्टर इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। रजिस्टर ओपन होता है पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए, बट ओनली अपॉन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी। करेक्ट बात है, फीस पे करके ही रजिस्टर ओपन होता है। रजिस्टर ओपन किससे होता है? फॉर्म नंबर 5 से। उसके रुपीस कितने हैं? 500। 500। एंड इंस्पेक्शन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रजिस्टर्ड मे बी गिवन थ्रू कंप्यूटर प्रिंट आउट। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली ये ओके, इसमें एक ओपिनियन है कि डिजाइन के जो रजिस्टर होते हैं वो कैसे ही होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड अगर रजिस्टर है तो उसका प्रिंट आउट मिलेगा आपको
कंप्यूटर का प्रिंट आउट, नॉट फ्री ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस अनलेस रूल्स परमिट। उसमें कोई भी फ्री डेटाबेस एक्सेस परमिशन के साथ ही मिलेंगे, एक्सक्लूसिवली नहीं मिलेंगे। क्या ये बात सही है? डिजाइन में सारी चीजें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी ट्रांसफर ऑफ राइट्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको एक्सप्रेसिवली जैसे पेटेंट में दिख जाते हैं वैसे डिजाइन में नहीं दिखते हैं। करेक्ट है कि नहीं है? ये हाँ। भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, कबीर वॉज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ सर्टिफिकेट कॉपी। कबीर को सर्टिफिकेट कॉपी मिलनी चाहिए ऑफ द रजिस्टर्ड डिजाइन इवन विदाउट प्रोवाइडिंग आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर्स। क्या ये बात सही है कि वो पर्टिकुलर्स ना भी दे तब भी उसने, क्योंकि पैसे पे किए हैं तो उसको डिजाइन की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए? तो ये चीज गलत है। यहां से ही आगे भी पढ़ लेते हैं। Because the controller must search and provide the closest available match. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपने नहीं दी तो आपको डिजाइन का नंबर ना भी मिले। तो 1, 2 and 3 आर करेक्ट, 4th नंबर इज नॉट करेक्ट। तो 1, 2 and 3 करेक्ट में कोई है क्या? है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन में। सर यहाँ कुछ पूछ सकता हूँ? जी, ये जो नॉट फ्री ऑनलाइन डेटाबेस बोला जा रहा है, दैट मीन्स ये इनको प्रिंट आउट मिलेंगे? कैसे ये प्रिंट आउट आते हैं? ऑनलाइन आएंगे? जैसे हम अप्लाई करेंगे जब फॉर्म, हम तो ऑनलाइन ही करेंगे ना, तो वाया ये पोस्ट आएंगे हमारे पास कंप्यूटर प्रिंट आउट कंट्रोलर ऑफ एप्लीकेशन की तरफ से? इसका है ना सर आंसर FAQs में लिखा हुआ है। मुझे एक दिन दीजिए, मगर इसका आंसर है इसी तरीके से। मैं ये भी बता रहा हूं आपको कि 7 जी। दिनों के अंदर अंदर आएंगे। कितने दिनों के अंदर अंदर? 7 7 days। दिनों के अंदर अंदर आएंगे। और जी। वो आपको, अगर आप वहां पर नहीं गए तो आपको थ्रू कुरियर आएंगे, एंड अगर आप वहां पर गए तो डायरेक्टली आपको दे दिए जाएंगे। ये 2 चीज होती है। वहां पर से जाके आप कलेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप घर पे मंगवा भी सकते हो। घर पे मंगवाने का शायद टाइम 2 वीक या ऐसा है, बट वहां पर जाके अगर लोगे तो 7 दिनों का टाइम है। ये इतना लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये मुझे याद आ रहा है। FAQs में है सर वो आंसर। फिर भी अगर आज टाइम मिलता है आज करेंगे, या मैं आपको कल 7 बजे जब आप बैठते हो ना, तो आपके सामने ही FAQs खोल के दिखाऊंगा और उसके अंदर ये प्रावधान आपको पढ़ा दूंगा। करेक्ट सर? जी तो जी इसमें सर, थैंक यू। दोनों जगह से मिल सकते हैं, घर जी पे भी और वहां से भी। वहां से लोगे तो 7 दिन है, वो परफेक्ट है। घर पे कितने दिन में पहुंचते हैं वो कल देख लेंगे। ठीक है। इसमें फिर रजिस्टर्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड डिजाइन भी होगा ना? सर्टिफिकेट हाँ भी साथ में आएगा? हाँ, जी इसमें दोनों है सर। जी 38 रूल नंबर एंड 38 सेक्शन नंबर एंड 39। आप कंट्रोलर से सील्ड डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं, एंड डिजाइन ऑफिस से सील्ड डिजाइन का सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। तो जो आपने मांगा होगा वो चीज आपको मिलेगी। अच्छा, वो 38 39 के अकॉर्डिंग होगी, उसके फॉर्म्स अलग हैं? 15 एंड 16। जी ठीक है सर। 27, चलो फर्स्ट स्टेटमेंट, सिंस एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन स्पेसिमेंस वेर नॉट फर्निश्ड। एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन सीट यानी जो सारे व्यूज मांगे गए हैं। फ्रंट कितने व्यूज मांगे जाते हैं? फ्रंट व्यू, बैक व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड पर्सपेक्टिव व्यू। इतने व्यूज मांगे जाते हैं, 7 व्यूज। अगर ये 7 व्यूज नहीं दिए गए, स्पेसिमेंस वेर नॉट फर्निश, अगर स्पेसिमेन मांगा गया उसको नहीं फर्निश किया गया, द कंट्रोलर में इरेज द प्रोप्राइटर्स नेम फ्रॉम द रजिस्टर। तो फिर कंट्रोलर प्रोप्राइटर का नाम रजिस्टर से हटा सकते हैं, रिजल्टिंग इन सीजेशन ऑफ कॉपीराइट। फिर कॉपीराइट जा सकता है वहां से, कॉपीराइट यानी डिजाइन जा सकती है आफ्टर गिविंग नोटिस। एक बार नोटिस मिलेगी और फिर वो कॉपीराइट चली जाएगी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या सही है या नहीं है? करेक्ट है सर। करेक्ट है।
दूसरा स्टेटमेंट, अर्नव कैन नॉट क्लेम डैमेजेस और पेनल्टीज फॉर पायरेसी अनलेस द आर्टिकल वेर प्रॉपरली मार्क्ड। ये स्टेटमेंट किस रूल से है डिजाइन के? कौन सा सेक्शन है, 26 किस रूल से? हाँ, रूल नंबर 26 सेक्शन नंबर 15 15। उसमें दो जगह पर एक्सेप्शन है। कौन कौन सी जगह पर? टेक्सटाइल एंड चारकोल पाउडर्स। टेक्सटाइल में भी एक्सेप्ट हैंकरचीफ्स handkerchief, एंड चारकोल प्रोडक्ट्स। charcoal particles में। वो दोनों में अगर नहीं लिखा है, मार्क नहीं किया गया है तो चलेगा, बाकी सभी जगह पर मार्क करना ही है हमें। तो ये स्टेटमेंट आधा तो सही है, अर्नव कैन नॉट क्लेम डैमेजेस और पेनल्टीज फॉर पायरेसी अनलेस द आर्टिकल वेर प्रॉपरली मार्क्ड, और he proves that he took all reasonable steps to ensure marking or that the infringer had prior knowledge। अब जो दूसरे जो दोनों एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बताया कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है या फिर कोई चारकोल बेस्ड प्रोडक्ट है, उसमें पहले से ही क्या किया था, जो डिजाइन ओनर थे उसने जो इन्फ्रिंजर था उसको बताया है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, तू इसका यूज मत कर। पहले से अगर उनको प्रायर इंफॉर्मेशन दे दी है, प्रायर नॉलेज दे दी है, फिर भले ही उन्होंने मार्क ना किया हो तब भी वो इन्फ्रिंजमेंट का या पायरेसी का सूट डालेंगे और जीत भी जाएंगे। तो ये दोनों केस यहाँ पर लिखे, इसीलिए ये स्टेटमेंट है सही एज पर सेक्शन 15 रूल नंबर 26। किसी को कोई डाउट? नो डाउट, परफेक्ट। इसका Third. मतलब या तो वो प्रॉपर्ली मार्क करे या वर्बली बता दे, और नहीं या सर, सारे वर्बली कब बताना है? वही दो एक्सेप्शनल केसेस के लिए जहां पर आप प्रॉपरली मार्क ना भी करें तो चलेगा। अच्छा, डिजाइन सिर्फ- एक्ट में है ना सर? हाँ, जी 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 ठीक है सर। डिजाइन एक्ट में ये दो एक्सेप्शन दिए गए हैं। जी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से ये थॉट प्रोसेस लगाई है, जैसे कि ये टी शर्ट है तो ये एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। मान लीजिए इस टेक्सटाइल प्रोडक्ट पे आपने कहीं पर अपनी डिजाइन बनाई है और वो डिजाइन के अंदर आपने नंबर लिखा है। अब ये बार बार दिन में धुलेगा वॉशिंग मशीन के अंदर या फिर हाथ से कोई धोएंगे, तो इट इज हाई चांसेस कि वो डिजाइन नंबर यहां से निकल जाए, वॉश आउट हो जाए। तो ये सोच के टेक्सटाइल प्रोडक्ट पे डिजाइन नंबर ना लिखने का प्रावधान होगा। और दूसरा, चारकोल प्रोडक्ट्स, चारकोल के जो टॉयज बनते हैं, छोटे छोटे खिलौने बनते हैं, वो खिलौने कैसे होते हैं? फ्रेजाइल होते हैं, यानी टूट जाते हैं। हम छोटा सा भी खेलेंगे ना तो कई जगह से वो टूट जाएगा। इसी वजह से चारकोल प्रोडक्ट पे भी डिजाइन नंबर ना लिखे तो चलेगा, ऐसा प्रावधान दिया है। ये प्रावधान की वजह से अगर कोई पर्सन बिना आपकी इजाजत के वो चारकोल का प्रोडक्ट बना रहा है या फिर वैसे ही पेटेंट का कोई टेक्सटाइल प्रोडक्ट बना रहा है, तो आपको क्या करना होगा उस केस में? उसको बताना पड़ेगा कि भाई इसकी डिजाइन मेरे पास प्रिजर्व्ड है और ये एक्सप्रेसिवली से रूल नंबर 26 से मुझे प्रिविलेज है कि मैं इस पे डिजाइन नंबर ना भी लिखूं तब भी ये डिजाइन मेरा है, तो आप इसको बनाना बंद कर दीजिए। यानी आपने उस इन्फ्रिंजर को अवगत करवा दिया। राइट सर। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो डिजाइन को स्टॉप कर दे, अदरवाइज उस पे पेनल्टी लगेगी। अब यहाँ पर और भी एक ऐसी भी बात है कि ये सिर्फ दो ही चीज क्यों? तो ऐसी बात नहीं है कि ये दो ही चीज के लिए है। अगर आप इससे भी ज्यादा कोई अगर आप नई डिजाइन लाते हो जिसमें ऐसा कोई प्रोविजन है कि भाई वो डिजाइन पे भी क्या हो रहा है, डिजाइन का नंबर आप परमानेंटली लगा नहीं सकते हो, तो आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे और गवर्नमेंट के पास से उस क्लास के लिए, उस पर्टिकुलर क्लास के लिए आप नोटिफिकेशन निकलवा लेंगे कि ये क्लास को भी आप रूल नंबर 26 के एक्सेप्शन में डाल दीजिए कि जिसमें डिजाइन का नंबर प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है। और अगर गवर्नमेंट आपको ऐसी नोटिफिकेशन देती है पर्टिकुलर आपकी डिजाइन के लिए, तो वह भी एक्सक्लूजन में आ सकता है। दैट इज ऑल्सो प्रोविजन अंडर रूल नंबर 26। अब क्या सही समझ में आया सर या कंफ्यूज हो गए ज्यादा? बिल्कुल सही समझ आ गया सर। परफेक्ट, तो इतने प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, मार्किंग रिक्वायरमेंट इज ऑप्शनल। मार्किंग रिक्वायरमेंट क्या ऑप्शनल है? यहां से ही स्टेटमेंट हो जाता है गलत। गलत।
and non-marking has no effect on the right to claim damages once registration exists. नहीं, क्लेम तभी, देखिए मार्किंग नहीं करोगे तो आपकी डिजाइन नहीं चली जाएगी, आपकी डिजाइन आपकी ही रहेगी, बट आप चार्जेस यानी डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाओगे किसी से। ये बात का खास ख्याल रहे। नेक्स्ट ये रहा ना, हाँ देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर जी स्पेसिमन एग्जैक्ट इमेज नहीं दिया तो वो रजिस्टर से नाम निकल जाता है, रजिस्टर जी निकल, डिजाइन निकल जी। जाते हैं। तो हाँ, तब जाके निकल सकती है कि आपने रिप्रेजेंटेशन सीट को प्रॉपरली नहीं दिया। मान लीजिए कि आपका डिजाइन रजिस्टर्ड भी हो गया था और आपने क्या नहीं किया, तो कि आपने जो डेफिशिएंसीज थी, जो कंट्रोलर ने कहा था कि भाई ये सारे व्यूज मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, वो नहीं किए विद इन 6 मंथ एज पर रूल नंबर 21, तो आपका डिजाइन सीज टू हैव इफेक्ट हो सकता है। परफेक्ट मैडम, सारिका मैम, यही कहना चाहते हैं आप? हाँ सर। सही बात है। चलिए आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिलैक्स और मॉडिफाइड मार्किंग रिक्वायरमेंट्स बाय नोटिफिकेशन और रूल। सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, बट ओनली फॉर अ क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल प्रोपराइटर। ये कोई इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि कोई एक क्लास के लिए होगा तो सभी के लिए होगा, ऐसा नहीं कि एक पर्सन के लिए हो जाए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि एक्सेप्ट टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल में भी हैंकरचीफ को छोड़ के एंड चारकोल प्रोडक्ट्स, उसी दोनों के लिए एक्सक्लूजन नहीं है, और भी एक्सक्लूजन ला सकते हो, बट कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछ के। तो ये स्टेटमेंट भी है सही। तो 1 2 का 4, माय नेम इज लखन, है क्या ऐसा कुछ है? हैंडकरचीफ में डिजाइन मार्क करना जरूरी होता है सर? जरूरी होता है। ऐसा कोई है रीजन, कोई खास? कोई सर, ये जो पीछे की मैंने जो स्टोरी बताई ना कि वॉश आउट होना या जी चारकोल प्रोडक्ट टूट जाना, वो जी मेरी थॉट प्रोसेस है, वो कहीं पर एक्ट में लिखा नहीं है। ओके जी। क्योंकि समझने के लिए हमें एक थॉट प्रोसेस बनानी पड़ती है, चीजें समझने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो डाइजेशन वाली स्टोरी है। अब हैंकरचीफ में क्यों नहीं है, तो उसका मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है। ऐसा मान लीजिए कि हैंकरचीफ में आप कहीं ना कहीं लिख सकते हो वो मिट नहीं सकता है। ओके सर। जी चलिए इससे क्वेश्चन नंबर 28 के 3 स्टेटमेंट है, हो जाएगा अच्छी तरीके से 10 मिनट। ओके, द रजिस्टर ऑफ डिजाइन इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप एंड अदर पर्टिकुलर्स एंटर्ड इन इट। सही बात है ये कि रजिस्टर्ड ऑफ डिजाइन क्या है? प्राइमा फेसी एविडेंस है। एन असाइनी कैन नॉट रिलाई on an assignment against third parties unless the assignment is registered in the register of design। जब तक आप फॉर्म नंबर 10 फाइल करके रजिस्टर ऑफ डिजाइन में आपका नाम ऐड नहीं करवाते हो, तब तक के लिए वो असाइनमेंट रिलाय नहीं करना चाहिए। किसको? असाइनी को। बात सही है। थर्ड, द कंट्रोलर मे इश्यू सर्टिफाइड कॉपीज और अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर एंट्रीज अपॉन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। हाँ, कंट्रोलर दे सकते हैं ना सर्टिफाइड कॉपीज एंड अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर एंट्रीज अपॉन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। सर्टिफाइड कॉपीज कहाँ से मिलेगी? अगर मुझे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर डिजाइन के सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए तो कौन सा फॉर्म? डिजाइन के 15। और अगर और कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए प्रोपराइटर के असाइनमेंट या ऐसे कोई, तो कौन सा फॉर्म? 16। और रजिस्टर ओपन करने के लिए, रजिस्टर की एंट्रीज जानने के लिए 5। तो ये भी स्टेटमेंट है सही। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। देख लेते हैं ऐसा कोई है। ये रहा 29। 1, a design previously published in any country can be refused in India। हाँ भाई,
अगर पहले से ही पब्लिश्ड है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले, तो वो इंडिया में रिफ्यूज हो जाएगा। स्टेटमेंट सही है। सेकंड, द कंट्रोलर मे रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन एंड अपील लाइज टू हाई कोर्ट। कंट्रोलर ने अगर रिफ्यूज की रजिस्ट्रेशन को, तो कंट्रोलर के उस डिसीजन के सामने कहां पर जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं, कोई भी पर्सन। मीन्स जो रिक्वेस्टर है, जो डिजाइन अप्लाई कर रहे हैं, उसी की बात कर रहा हूं। A design may be registered in respect of multiple articles within one class, but prior publication can still bar registration. क्या ये बात सही है कि डिजाइन में भी रजिस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल आर्टिकल विद इन वन क्लास? क्या ऐसा हो सकता है? कोई एग्जांपल देगा मुझे यस सर। कि एक से ज्यादा आर्टिकल मगर एक ही क्लास में रजिस्टर किए हैं? नहीं सर, एक वन क्लास वन आर्टिकल करके। क्यों नहीं? सर हो क्यों सकता नहीं? है सर। हाँ, देखिए देखिए, ये 11 बजे का इफेक्ट है। सर नो, वो वाला ना, नो नहीं हो सकता ना। नॉट इनवैलिडेटेड, नॉट वो वाला सेक्शन है। अरे नॉट मैडम, रिफ्यूज, नॉट सिंपल सी बात है। डिजाइन के क्लास तो उतने ही रहने वाले हैं, 25, 26 या 30। मगर डिजाइन कितनी होती है? डिजाइन बहुत सारी है, आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं। तो क्या फर्नीचर की एक आर्टिकल की मैं बात लेता हूं, बरोबर? फर्नीचर एक क्लास है, तो फर्नीचर के अंदर टेबल भी आता है, कपबोर्ड भी आता है, चेयर भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है ना। फर्नीचर कोई एक तो आर्टिकल है नहीं। तो मल्टीपल आर्टिकल एक क्लास में फाइल हो सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, हो सकता आपने क्या दिमाग में डाल दिया पता है? एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल आर्टिकल। हुआ कि नहीं हुआ? जब हम ज्यादा चीजें पढ़ते हैं ना, तो हमारी थॉट प्रोसेस ऐसे वर्क करने लगती है। तो इसीलिए जब आप पेपर को असेस करें, यानी अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपने प्रिपरेशन की है, तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि पहले आप सेक्शन ए को कंप्लीट करें, जहां पर 2-2 मार्क के क्वेश्चन है। फिर सेक्शन बी को छोड़ दे, 1-1 मार्क के क्वेश्चन को छोड़ दे बीच में, यानी उसको स्किप करें। डायरेक्ट चले जाए पहले सी वाले सेक्शन में, जहां पर 3-3 मार्क के क्वेश्चन है। यानी पहले सेक्शन ए किया, फिर सी किया, बाद में बी कीजिए, लास्ट में आप बी कीजिए, जहां पर आपका माइंड थका हुआ है और हाई चांसेस है कि आप गलत आंसर दें। तो उसमें क्या होगा? आपका ज्यादा से ज्यादा कितना मार्क जाएगा? ओनली 1 मार्क। आपने अगर सेक्शन सी को लास्ट में अटेम्प्ट किया, तो आपके कितने मार्क्स जाएंगे? अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 3 मार्क्स। याद रखिएगा ये चीज को। तो यहाँ पर मल्टीपल आर्टिकल्स एक क्लास में फाइल किया जा सकता है, बट प्रायर पब्लिकेशन कैन स्टिल बार रजिस्ट्रेशन। प्रायर पब्लिकेशन तो रोकेगा ही रोकेगा रजिस्ट्रेशन को। तो यहाँ पर भी 1, 2 and 3 आर करेक्ट। ऐसा कोई है? तो ये तीनों के तीनों करेक्ट है। कोई डाउट नहीं है ना गंगाधर सर? क्लियर है? हाँ या फिर सर। मैंने ऐसे जोर से बोल दिया तो फिर ऐसा नहीं ना कि सर ने जोर से बोला तो अभी कोई क्वेश्चन करना ही नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसा पॉइंट कुछ नहीं गलत रहेगा ना जी बताइए, कैसे सर गलत होगा? सर। एक डिजाइन मल्टीपल आर्टिकल्स के लिए आप सिंगल क्लास में फाइल कर सकते सर हैं, बट कहाँ? प्रायर हाँ पब्लिक जो है कैन स्टिल बार द रजिस्ट्रेशन, वो नहीं रहेगा। हाँ प्रायर पब्लिकेशन कैन नॉट, आई कैन से, प्रूव द रिफ्यूज ऑन द बेस ऑफ लैक ऑफ नॉवेल्टी। अगर एक क्लास के एक आर्टिकल के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, अब मुझे बाद में याद आया मैं दूसरे आर्टिकल के लिए भी करना है, मैंने दूसरा एप्लीकेशन फाइल करा, तो वो जो पहले वाला पब्लिकेशन है मेरा, वो लैक नहीं करेगा नोवेल्टी को, जो मैंने अभी लेटेस्ट करा है उसके कंपेयर में। ओके, इसका प्रायर पब्लिकेशन है। सही बात है सर आपकी, बट प्रायर पब्लिकेशन कैन स्टिल बार रजिस्ट्रेशन। यानी जो पहले हमने जो एक आर्टिकल फाइल किया था वो चेयर के लिए था, अब दूसरा आर्टिकल हम फाइल कर रहे हैं कपबोर्ड के लिए, तो उसका पब्लिकेशन, चेयर का पब्लिकेशन कपबोर्ड के पब्लिकेशन को रोकेगा नहीं। सही बात है सर आपकी, माय एलोपोजी, ये बात आपकी सही है कहीं ना कहीं। इसको एक बार देख भी लेते हैं। सर एक बार सेंटेंस पढ़ने से अलग मीनिंग निकल रहा है। प्रदीप सर ने दूसरा मीनिंग बताया तो उस नहीं सेंस नहीं में नहीं सही मैडम, लग रहा है। नहीं मैडम, सेंस तो एक ही सही होगा। 1 मिनट दीजिए मुझे।
ये तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि दो जगह पर दो पहियों पे तो गाड़ी नहीं चलेगी, किसी एक पहिए पे ही गाड़ी चलेगी। 29 है ना क्वेश्चन नंबर? हाँ सर। सर देखिए मल्टीपल सर, आर्टिकल्स एक नहीं क्लास नहीं, में नहीं कर सकते अब ना, डिफरेंट डिफरेंट क्लास में कर देखिए 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 देखिए, यहाँ पर हमें ये एड्रेस करना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रायर पब्लिकेशन की बात किससे कही गई है। ये मल्टीपल आर्टिकल के प्रायर पब्लिकेशन की बात नहीं है सर। वहां पर बात है कि भाई प्रायर पब्लिकेशन, मान लीजिए कि इस सभी आर्टिकल का कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया में, आउटसाइड इंडिया में या कहीं भी और जगह पर पहले से ही पब्लिकेशन है, तो वो उसे रोकेगा। क्या अगर इस स्टेटमेंट के साथ कहूं तो ये सही है या नहीं है सर प्रदीप पाल सर? तो यही सही है, आर्टिकल्स सही की है। बात नहीं है। हाँ, वो दूसरे कोई भी पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं। और उसके लिए आप अगर पढ़ेंगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि फॉरेन पब्लिकेशन कैन नॉट बी साइटेड फॉर रिफ्यूजल। ऐसी बात है कि भाई फॉरेन पब्लिकेशन के वो बात हो रही है प्रायर पब्लिकेशन में। करेक्ट सर, आपने भी जो कहा वो सही है, मगर किस कंटेक्स्ट में? कि चेयर का पब्लिकेशन हुआ है, टेबल का पब्लिकेशन हुआ है एंड कपबोर्ड का पब्लिकेशन हुआ है, वो नहीं रोकेगा। बट उसी चेयर का किसी और कंट्री में पब्लिकेशन हुआ है तो रोकेगा। तो इस तरीके से ये आप एड्रेस करेंगे जब क्वेश्चन को आंसर के साथ, तो आंसर मैच होगा और थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट। अब सही है सर एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड कौन थे यस। जो मल्टीपल ऐसा समझ रहे थे कि प्रदीप सर ने भी कहा तो वो भी सही लगा और मैंने भी यस कहा सर, वही सही लगा। बट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में वो जो थर्ड पॉइंट लिखा है ना क्वेश्चन में, 29 का थर्ड पॉइंट लिखा है द सेम डिजाइन, उसके रिस्पेक्ट में सर सही है, मतलब एज अ एग्जैक्टली, सेंटेंस। जी सर। क्लियर हुआ ना? यानी एक पहिए पे ही यस गाड़ी चल सर। रही है ना, हाँ दोनों सर, साइड हाँ। दोनों स्टेटमेंट सही है ऐसा नहीं चल रहा ना। हाँ, नहीं 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 सर, मैंने करा तो मेरा है तो सही। होता है ऐसा, काफी टाइम ऐसा होता है। मैंने भी वो पढ़ा था कल कि भाई 48 मंथ वाला, मगर कल मेरा दिमाग कोई और जगह पर चला। होता है ऐसा, बार बार पढ़ोगे तो यही चांसेस बढ़ेंगे कि सही चीजें भी गलत होने लगेगी। और सर उस एक चीज को चीज सही करना है। वैलिडेट करेंगे, लाइक जी सेक्शन सर। 6 में जब हम मल्टीपल क्लासेस मल्टी एक सेम क्लास में मल्टीपल आर्टिकल के लिए फाइल करते हैं, तो सेपरेट एप्लीकेशंस लगेंगी या एक ही एप्लीकेशन से वो काम हो सकता है? क्योंकि फिर से सेपरेट कहिए, क्लासेस के फिर लिए से तो कहिए, फिर से कहिए। एक क्लास के लिए मल्टीपल एक क्लास में मल्टीपल आर्टिकल के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, तो सर सेपरेट सिंपल एप्लीकेशन अप्लाई सिंपल सी होंगे। मैं बात कर रहा हूं। आपने कहा एक क्लास के लिए मल्टीपल आर्टिकल्स अप्लाई कर रहे हैं। यस। आपने कहा मल्टीपल आर्टिकल्स को मैं वापस अपने एग्जाम्पल पे लेके आता हूं। मैं मल्टीपल आर्टिकल से ऐसे समझता हूं, एक क्लास यानी फर्नीचर और मल्टीपल आर्टिकल यानी चेयर, टेबल एंड कपबोर्ड। इसी के ऊपर आपने सेम डिजाइन चिपकानी है या अलग अलग डिजाइन चिपकानी है? सेम। सेम चिपकानी है तो सर आप एक ही क्लास के साथ चाहिए, उसमें मल्टीपल आर्टिकल्स नहीं हुए, आपकी डिजाइन भी एक ही हुई, एक सब क्लास हुआ। मल्टीपल आर्टिकल कब होंगे? जब आप किसी को एक्सप्रेसिवली कहेंगे ये चेयर की ही डिजाइन है, ये मेरी डिजाइन है चेयर की। चेयर की डिजाइन होती है ना, वो अभी अभी नई नई यस। डिजाइन आती है एस शेप की और एल शेप की, तो उसे आप एक आर्टिकल मानिए। फिर अगर कपबोर्ड आपका अलग कोई शेप का है तो आपका क्लास वही है, क्लास फर्नीचर का ही है, मगर आर्टिकल्स चेंज हो रहे हैं तो एप्लीकेशन डेफिनेटली क्या होगी? चेंज होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को सर? देखिए दोनों कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मान लीजिए कि आपने कोई एक पैटर्न को, पैटर्न होती है ना वैसे जो चेयर के पीछे अर्गोनोमिकल वो स्क्वायर स्क्वायर वाली जो पैटर्न होती है, वो पैटर्न आपने कपबोर्ड में दी, वो पैटर्न आपने चेयर में दी, तो उसके लिए आपको मल्टीपल आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका सेम डिजाइन अप्लाई हो रहा है मल्टीपल। समझ रहे हैं? यस सर। बात हो रही है कि आर्टिकल अलग अलग है, आर्टिकल अलग अलग है तो आपको एप्लीकेशन अलग अलग करनी पड़ेगी। अगर आर्टिकल अलग अलग होते हुए भी आपकी डिजाइन सेम है तो सेम एप्लीकेशन चलेगी। ओके, अंडरस्टूड।
लास्ट लई जा लास्ट क्वेश्चन a certificate issued under the hand of the controller is prima facie evidence of entries or act done under this act. जो सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं कंट्रोलर के पास से वो प्राइमा फेसी एविडेंस है। सही बात है, सही बात है सर। ये प्राइमा फेसी एग्जैक्टली हम किसको कहना चाहते हैं? सर। प्राइमा फेसी एविडेंस जो एविडेंस पहली बार यूज होते हैं कोर्ट में जी पेश करने के जी लिए। जी नहीं, मेन ऑन मेन एविडेंस। फेस ऑफ इट, ऑन फेस ऑफ इट आपको देखते से ओके ही पता चलेगा कि दिस इज द वन, दैट इज ओके कॉल्ड प्राइमा यस फेसी। राइट राइट राइट। मुंह दिखाई मैं कहता हूं इसको। वैसे शादी एक केस ही है पूरा। चलिए Best example is a murder. When you murder and there is a weapon kept aside and there's a person, so the prima facie situation says that that weapon has been used for the murder and he is the culprit. So that's a conclusion. Later you do proving, that's a different story. कि उसमें फिंगरप्रिंट थे, फिंगरप्रिंट मैच हुए, वो अलग स्टोरी है। मगर ये एक बंदूक थी जिससे मारा गया था। ये चालू होते हैं केस, यहाँ से केस की शुरुआत होती है, उसे कहते हैं प्राइमा फेसी। करेक्ट मैडम, करेक्ट कंक्लूजन। हाँ, on face of it. मैडम क्रिमिनल लॉयर लगते हैं। जल्द ही certified copies of register entries and office documents sealed by the controller are admissible in all courts without requiring production of originals. जो आपके पास सर्टिफाइड कॉपीज है, इसका कहने का मतलब क्या है पहले समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास पहले से ही क्या था, डिजाइन का सर्टिफिकेट था, तो क्या अब आपको वापस डिजाइन के सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कॉपी निकलनी पड़ेगी डिजाइन ऑफिस से? नहीं, आपके पास डिजाइन का सर्टिफिकेट है, उसे ही आप लेके चले जाइए कोर्ट में, वही एडमिसिबल होगा एज अ प्राइमा फेसी एविडेंस। बाद में जाके उस पे वो सही है या गलत है उसको चेक करने के लिए भले ही कोर्ट दूसरी बार मांग ले, मगर पहली बार आप जब सबमिट करेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको पहले से ही डिजाइन ऑफिस में जाके वापस दूसरी बार डिजाइन का सर्टिफाइड कॉपीज लेने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट सही है कि आपके पास जो भी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको इनिशियल लेवल पे दोबारा डिजाइन ऑफिस में जाके सर्टिफाइड करवाने की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है थर्ड, अ कोर्ट कैन नेवर डिमांड ओरिजिनल रिकॉर्ड्स वंस सर्टिफाइड कॉपीज आर प्रोड्यूस। क्या ये बात सही है? अभी मैंने कहा कि मान लीजिए कि मेरी डिजाइन थी और मैंने डिजाइन सबमिट कर दी एज एन प्राइमा फेसी एविडेंस, कोर्ट मानने को ही रेडी नहीं है कि ये मेरी डिजाइन थी, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उसकी वेरीफाइड कॉपीज निकलवाएगा। तो इट इज भाई, कोर्ट तो मांग ही सकता है उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ माल प्रैक्टिसेस की है कि नहीं की है वो पता कैसे चलेगा कोर्ट को? जब वो एविडेंस को वेरीफाई करेंगे तब। तो ये थर्ड स्टेटमेंट मेरी तरफ से है कि कोर्ट के नेवर डिमांड ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। गलत बात है, कोर्ट तो कभी भी ओरिजिनल रिकॉर्ड को देखने की कोशिश करेगा ही, उसी को ही वेरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं और उसी से ही कोर्ट चलता है कि किसी के बात पे ना चले, वो सारे एविडेंस इस पे चले। सो दैट इज माय परसेप्शन। इज देयर एनीवन हैविंग एनी अदर परसेप्शन? तो थर्ड रॉन्ग है मेरी तरफ से, 1 और 2 आर करेक्ट, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने जैसे दिया उससे अलग एक्सप्लेनेशन या कोई और चीज हो बताने के लिए तो बताइए। सही है प्रदीप पाल सर? यस सर। परफेक्ट। ज्योति मैडम करेक्ट? लास्ट क्वेश्चन था ये। हाँ हाँ सर, करेक्ट। चलिए, तो 11:17 हुई है एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग रात को सोने से पहले, सर 11:30 नहीं बजे हैं दिनेश सर, 15 मिनट है जी सर जी। इस दिन जहां तक आपने रिवीजन किया है डेली मेडिसिन को आप देखना शुरू कर दीजिए। 15 मिनट 30 मिनट जो भी आपका टाइम है, आपने सारी चीजें अगर की है, मीन्स आप सही तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं और आप अभी आपका 130 तक या 140 तक आपका सेक्शंस चल चुका है, तो आपको सिर्फ यूट्यूब पे लिखना है डेली मेडिसिन पेटेंट एक्ट
दिल्ली मेडिसिन पेटेंट एक्ट, और आपके सामने ये फर्स्ट वीडियो और ये सेकंड वीडियो आ जाएंगे। ये वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड किए थे, बहुत ज्यादा व्यूज थे, और उसके बाद में मैंने फिर उसको प्राइवेट करके और मॉडिफाइड करके अपलोड किया है। तो सारे सेक्शन, फॉर्म, टाइमलाइन एंड रूल्स इसके अंदर दिए गए हैं। इसको 30-30 मिनट अगर डेली बेसिस पे देखना स्टार्ट करेंगे तो आपका रिवीजन ऐसे ही चला जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि मैं सेक्शन बोलूं उससे पहले आपको सेक्शन का कीवर्ड याद आ जाना चाहिए। कीवर्ड आए उससे पहले आपको उससे एसोसिएटेड रूल याद आ जाना चाहिए। रूल आए उससे पहले ही कौन सा फॉर्म लगा है वो याद आ जाना चाहिए, और कौन सी टाइमलाइन वहां पर यूज हो रही है वो याद आ जानी चाहिए। यानी आपको मेरे कहने से पहले यहाँ पर वीडियो में जब दिखाई जाए उससे एक स्टेप पहले अपने दिमाग में प्रोसेस करना है। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप याद रखिएगा कि एट द एंड ऑफ दिस रिवीजन टास्क 2-3 बार करने के बाद सारे सेक्शन, सारे रूल्स, सारे फॉर्म्स एंड सारी टाइमलाइंस आपके मुंह जुबानी होगी। फिर ये जो क्वेश्चंस का फ्लो है जो प्रदीप पाल सर करते हैं, वैसे दिनेश सर के भी क्वेश्चंस बहुत ही इन डेप्थ होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं कब, जब आप एक बार इतना प्रिपेयर हो जाए, ये एक बेंचमार्क सेटअप हो जाए कि आपके दिमाग में सारे सेक्शन, सारे फॉर्म, सारी टाइमलाइंस एंड सारी रूल एकदम परफेक्टली बैठ गई है और वो बाहर निकल रही है। ये अगर इतना सेटअप हो जाए, मिनिमम स्टैंडर्ड कहता हूं मैं इसको कंप्लीट करने के लिए, पेटेंट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, अगर ये दोनों वीडियोस को आप 30-30 मिनट्स देखेंगे तो 2 दिन में ये वीडियो हो जाएगा। 1 घंटे का ये वीडियो है एंड आधे घंटे का डिजाइन एक्ट का वीडियो है। तो ये दोनों वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं और वो आपको एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए काम आएंगे। महादेव सर नहीं आए, महादेव सर भी बहुत ही अच्छी तरीके से डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, अखिल सर भी करते हैं, सारिका मैडम है, जितने भी लोग हैं इसको फॉलो कीजिएगा। आपका जितना प्रिपरेशन हुआ है उसकी हिसाब से आशा करता हूं कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे। लास्ट 2 मंथ्स है, बाहर का जंक फूड मत खाइएगा, खा रहे हो तो कॉशियसली, यानी गर्म हुआ जंक फूड खाइएगा, ठंडा वाला जंक फूड मत खाइएगा। सही बात बोल रहा हूँ, वरना बीमार हो गए ना तो उससे ज्यादा बुरी बात कोई नहीं। इतना प्रिपरेशन होके बीमार नहीं होना है, बाकी कुछ भी हो जाए उस पे सारी चीज टिकी हुई है और मैं ही बोल रहा हूँ, सोचो मैं सबसे ज्यादा खाता हूँ। सो दैट्स व्हाई। ओके, चलिए मिलते हैं। जय हिंद, हैव अ नाइस डे। अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट लगे मेरी तरफ से तो मुझे बताइएगा, एंड अगर आपको कुछ भी सीखना है तो टाइम लेके मुझे कॉल कीजिएगा। जी दिनेश सर। जय हिंद सर, गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं, बियर नहीं, नो अल्कोहल। गुड नाइट सर।